गुड मॉर्निंग बच्चों। आपने देखा कि इसके पहले हमने अपने अध्याय में आपको बताया था कि किस तरह से भिन्न भिन्न लोगों के भिन्न भिन्न लक्ष्य होते हैं जीवन के, और उसके आधार पर विकास की स्थिति को दर्शाया गया है। अब प्रश्न उठता है कि ये राष्ट्रीय विकास को हम कैसे निर्धारित करें। तो आज हम लोग राष्ट्रीय विकास को समझेंगे। जैसा कि पहले भी हमने बताया कि लोगों के लक्ष्य भिन्न भिन्न हैं, तो उनकी राष्ट्रीय विकास के बारे में धारणा भी भिन्न होगी। आपस में भी आप इस विषय पर चर्चा कीजिए कि भारत को विकास के लिए क्या करना चाहिए। इसको समझने के पहले हम आइए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप अपने गांव में जाकर के विभिन्न वर्गों के लोगों से, विभिन्न व्यवसाय को चलाने वाले लोगों से यदि पूछें कि आपको विकास करने के लिए क्या चाहिए, तो अगर किसान व्यक्ति है तो वो कहेगा कि मुझे अच्छी सिंचाई की सुविधा हो। अगर दुकानदार है तो वो कहेगा कि मुझे परिवहन के साधनों की व्यवस्था हो, इसलिए मेरा विकास होगा। यदि एक भूमिहीन श्रमिक से पूछेंगे तो वो कहेगा कि मेरे लिए विकास का तात्पर्य है कि उचित मजदूरी दर, श्रम कानून अच्छे से लागू हों, हमारे श्रम की उपयुक्त कीमत मिले। यदि आप लकड़ी का काम करने वाले किसी कारपेंटर से पूछेंगे तो वो चाहेगा कि मेरे लिए विकास है कि मेरे हुनर के लिए अधिक से अधिक काम मिले, सरकार ऐसी व्यवस्था करे जिससे हम हस्तशिल्प के कार्यों को करने का हमें अवसर मिले और बड़ी मात्रा में हमारे उत्पाद बाहर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर और विदेशों में जाएं। तो इस तरह आपने देखा कि सारे जितने अलग अलग वर्ग के लोग हैं, इन लोगों की अलग अलग विकास की आवश्यकताएं हैं। तो अब प्रश्न उठता है कि अगर आपको अपने गांव का विकास करना है तो क्या आप किसान की बात को जान सुनेंगे, उसके आधार पर विकास की रणनीति बनाएंगे, या दुकानदार की आधार पर विकास की रणनीति बनाएंगे, या कारपेंटर की आवश्यकता के अनुरूप बनाएंगे विकास की रणनीति, या श्रमिक की आवश्यकता के अनुरूप श्रम कानूनों के माध्यम से विकास की रणनीति बनाएंगे। तो ऐसे में निश्चित रूप से कई बार विरोधाभास भी उत्पन्न होगा। एक के विकास के लिए यदि श्रमिक को अधिक से मजदूरी मिले विकास की बात सोचेंगे तो किसान को उससे उतना लाभ नहीं हो सकता, उसकी उत्पादन लागत खेती की बढ़ जाएगी। तो अब है कि ऐसा कौन सा रास्ता अपनाया जाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वर्गों का विकास हो। यदि आपसे पूछा जाए तो कि आप विकास कैसे करेंगे, तो आप बताएंगे कि भाई ऐसी चीज़ लाई जाए गांव में पहले जिससे सभी वर्ग लाभान्वित हों। तो निश्चित रूप से यदि पूछा जाए इन सभी वर्गों के लोगों से, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे श्रमिक हो, चाहे कारपेंटर हो, या अन्य कोई कुटीर उद्योग को चलाने वाला व्यक्ति हो, तो सबके सामने अगर कहें कि भाई अगर इस गांव में सड़क ला दी जाए तो इससे किसको लाभ होगा, तो आप देखेंगे कि सारी गांव के जितने भी अलग अलग व्यवसायिक वर्ग के लोग हैं सब लोग कहेंगे कि नहीं, बिल्कुल सड़क आनी चाहिए। तो समग्र रूप से गांव का विकास होगा। इसी तरह से राष्ट्रीय विकास जो है वह भी स्पष्ट करता है कि आखिर में ऐसी कौन सी विकास की रणनीति अपनाई जाए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जीवन स्तर में सामूहिक रूप से सुधार हो और जनसंख्या का एक बड़ा वर्ग उससे लाभान्वित हो। आइए देखिए, आपके इस पुस्तक में ये चित्र दिया गया है और इस पर देखिए, चर्चा कीजिए। दाहिनी ओर दिए गए चित्र को देखिए, एक बहुत बड़ी स्टोरी, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग खड़ी है और उसके नीचे आप देखिए कि
मलिन बस्तियां, झुग्गी बस्तियां, झुपड़पट्टियां बनी हुई हैं। तो ऐसे इस प्रकार के क्षेत्र के विकास के लिए क्या लक्ष्य होने चाहिए। और फिर आपने देखिए दूसरा प्रकरण दिया हुआ है अखबार की रिपोर्ट, जिसमें अफ्रीका के आइवरी कोस्ट के आबिदजान शहर में बहुत बड़े पैमाने पर जिसमें 500 टन तरल जहरीले अवशेष एक शहर के खुले कूड़े घर और आसपास के समुद्र में डाल दिए गए। ये अफ्रीका देश के आइवरी कोस्ट में आबिदजान शहर में हुआ। इस खतरनाक जहरीले अवशेष से निकले हुए धुएं से लोगों को जी मिचलाना, चमड़ी पर ददोरे पड़ना, बेहोश होना, दस्त लगना इत्यादि की शिकायतें की। 1 महीने के बाद 7 लोग मारे गए, 20 अस्पताल में भर्ती हुए और विषाक्तता के कारण 26,000 लोगों का इलाज किया गया। और पेट्रोल और धातुओं से संबंधित एक बहुराष्ट्रीय कंपनी ने आइवरी कोस्ट की एक स्थानीय कंपनी को अपने जहाज के जहरीले पदार्थ फेंकने का ठेका दिया। अब देखिए, एक तरफ जहाज ने 500 टन जहरीला अवशेष छोड़ा। निश्चित रूप से उस कंपनी से जितने जुड़े हुए लोग हैं उनका तो विकास हुआ, लेकिन उस कंपनी के कारण जो प्रदूषण, जो उससे वेस्ट मटेरियल निकला, उसने पर्यावरण को कितना प्रदूषित किया कि जनसंख्या का एक भाग उस प्रदूषण का शिकार होकर के तमाम बीमारियों में जकड़ा और सामना करना पड़ा उसे। तो इस तरह से आप देखिए कि ये विरोधाभासी स्थिति उत्पन्न होती है। इसलिए जो पहला हमने बताया आपको कि जो ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है और झोपड़पट्टी है, इसके बारे में आप देखिए कि विकास के लक्ष्य क्या होने चाहिए। तो ये पहला जो चित्र है, इसमें निश्चित रूप से अगर आप सोचेंगे, इन झोपड़पट्टी बस्तियों को देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें विकास का लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जिससे ये मलिन बस्तियां जो हैं वो, ये जो स्लम एरिया है, ये ख़त्म हो और हाउसिंग डेवलपमेंट की इस तरह से रणनीति बनाई जाए, आवास की इस तरह से रणनीति बनाई जाए जिससे एक स्वस्थ, स्वच्छ, साफ सुथरा, सभी सुविधाओं से युक्त आवास मिले ताकि इस क्षेत्र का विकास हो। जो दूसरा पेपर कटिंग ये दिया गया है, इसमें देखिए किन लोगों को लाभ हुआ और किन को नहीं। आपने देखा कि जो जहाज कंपनी से जुड़े हुए लोग हैं उनको लाभ होगा निश्चित रूप से, और जो उससे जुड़े हुए नहीं लोग हैं, अन्य जनसंख्या का वर्ग, उसको इसकी हानि उठानी पड़ी। इस देश के विकास के लक्ष्य क्या होने चाहिए? इस देश के विकास का लक्ष्य क्या होना चाहिए? निश्चित रूप से इस देश के विकास का लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जिससे कि कम से कम मात्रा में प्रदूषण हो और इको फ्रेंडली इंडस्ट्री, पर्यावरण के अनुकूल उद्योगों की स्थापना हो, तभी समग्र रूप से विकास हो सकता है। इन दोनों स्थितियों को देखते हुए, ऊपर की बताई गई बातों को देखते हुए, अब आप अपने गांव या शहर या स्थानीय इलाके के विकास के लक्ष्य क्या होने चाहिए, इसका उत्तर आप बनाएंगे। तो ये पहला असाइनमेंट आपको दिया गया कि अपने गांव और शहर या स्थानीय इलाकों के बारे में ध्यान से सोचिए। वहाँ के विभिन्न व्यवसायिक वर्ग कि कितने लोग किसानी का कार्य करते हैं, उनके आजीविका का स्रोत क्या है, कितने लोग सरकारी नौकरी करते हैं, कितने लोगों का अपना दुकान है, कितने लोग स्वनियोजित रोजगार जैसे छोटी छोटी अपनी दुकानदारी के माध्यम से आजीविका प्राप्त करते हैं, कितने लोग विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक दक्षता वाले मैकेनिक हैं, जैसे इलेक्ट्रिक का काम देखने वाले, लकड़ी का काम देखने वाले, लोहे का काम देखने वाले। तो इस तरह से कितने वर्ग हैं विभिन्न व्यवसायिक, इनका आकलन कीजिए अपने गांव या शहर मोहल्ला में, और वहाँ के लिए क्या रणनीति हो सकती है विकास की, इसको आप अपने होम असाइनमेंट में तैयार करेंगे। इसके लिए आपको अपने क्षेत्र का विशेष अध्ययन करना पड़ेगा और ऊपर दी गई समस्त बातों को ध्यान से समझना होगा। अब देखिए कार्यकलाप एक, यदि विकास की धारणा में भिन्नता और परस्पर विरोध हो सकता है तो निश्चित रूप से विकास के तरीकों में विभिन्नता हो सकती है। अगर आप ऐसे किसी विवाद से परिचित हैं तो आप विभिन्न व्यक्तियों के तर्क जानने का प्रयास कीजिए कि
कौन तरीके अपनाए जाने चाहिए कि विरोधाभास हो, तो विकास का ऐसा कौन सा तरीका अपनाया जाए जो सभी के लिए लाभप्रद हो। तो आप विभिन्न व्यक्तियों के तर्क को जानने का प्रयास कीजिए। यदि आप लोगों से बातचीत करके या अखबारों या टेलीविज़न के माध्यम से जान सकते हैं तो इसके लिए प्रयास करिए। अब आइए, विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जाए। आपने देखा होगा, लोग अक्सर चर्चाओं में कहते हैं कि ये अमुक देश बड़ा विकसित देश है और अमुक देश ये बड़ा विकसित नहीं है और अभी कम विकसित है। और अमुक देश कभी सुना होगा, अरे अफ्रीका के जैरे है, चाड है, कांगो है, ऐसे बहुत सारे देशों का नाम है जिनके बारे में आपको पूछा जाए तो आप कहेंगे कि अरे वो बड़े गरीब देश हैं, कम विकसित देश हैं। तो अब इसी तरह अगर भारत के राज्यों का अध्ययन करें तो आपसे पूछा जाए तो कि भाई बताइए भारत के कौन से राज्य विकसित हैं, तो आप कहेंगे कि भारत के जो है महाराष्ट्र है, गुजरात है, पंजाब है, वो राज्य विकसित हैं, और बंगाल है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, उड़ीसा है, ये अविकसित हैं, ये उतने विकास नहीं किए हुए हैं। तो अब ये आपको तुलना करना होगा। या आपसे यह जब पूछा जाए कि आपने किस आधार पे कहा कि ये राज्य विकसित हैं और ये राज्य विकसित नहीं है, ये देश विकसित है, ये देश विकसित नहीं है, तो इसको जानने के लिए आइए हम एक उदाहरण देते हैं। आपकी किताब में दिया हुआ है, इस देखिए दूसरा पैराग्राफ में है कि जब हम भिन्न भिन्न चीज़ों की तुलना करते हैं तो उसमें समानताएं और अंतर दोनों हो सकते हैं। हम इनकी तुलना करने के लिए किन पहलुओं का प्रयोग करते हैं। जैसे कक्षा में विद्यार्थियों को ही देखते हैं, हम विभिन्न विद्यार्थियों की तुलना कैसे करते हैं। उनमें ऊंचाई, स्वास्थ्य, प्रतिभा और रुचि के अनुसार का अंतर है। हो सकता है सबसे स्वस्थ विद्यार्थी पढ़ाकू विद्यार्थी न हो, सबसे बुद्धिमान विद्यार्थी हो सकता है मित्रवत व्यवहार न रखता हो। तो हम विद्यार्थियों की तुलना कैसे करते हैं, हम जो मापदंड प्रयोग करेंगे वह तुलना के उद्देश्य पर निर्भर करेगा। खेल कूद टीम, वाद विवाद टीम, संगीत टीम या पिकनिक के लिए टीम, सबसे चयन के लिए अलग अलग मापदंड होंगे। फिर भी अगर हमें किसी उद्देश्य से कक्षा के विद्यार्थियों को सर्वांगीण प्रगति के बारे में मानक चाहिए तो हम उसे कैसे चुनेंगे। सामान्यतया हम व्यक्ति की एक या दो महत्वपूर्ण विशेषताएं लेकर उनके आधार पर तुलना करते हैं। जैसे कक्षा में, इसको सरल शब्दों में आपको बताएं कि जैसे कि भाई कुल मिलाकर के सबसे अच्छा विद्यार्थी कौन है, तो अगर ऐसा मुझे तुलना करना होगा तो सामान्यतया शिक्षक कैसे करेंगे कि क्या वे विद्यार्थी जो बहुत अच्छा अंक प्राप्त किया हो, कि एक ही मापदंड तो कई विद्यार्थी उसमें, या ऑब्जेक्शन भी हो सकता है या ये प्रश्न उठ सकता है कि सर आपने केवल एक मापदंड लगाया कि हाफ ईयरली एग्ज़ाम में जो बच्चा अच्छा नंबर पाया हो वही सबसे अच्छा विद्यार्थी है। हो सकता है कि हाफ ईयरली में उसके पढ़े हुए, अच्छे से तैयार किए हुए प्रश्न आ गए हों। हो सकता है उससे भी अच्छा कोई बच्चा पढ़ने में रहा हो लेकिन वह अस्वस्थ रहा हो उस समय, उस कारण से उसका परफॉर्मेंस ना अच्छा रहा हो सकता है टीचर के जांचने में कोई त्रुटि रही हो। तो इस कारण से हमें क्या करना पड़ेगा कि सर जब अच्छा विद्यार्थी आपको सिलेक्ट करना है तो केवल एक गुण को मत लीजिए, आप विद्यार्थी के कम से कम दो तीन महत्वपूर्ण गुणों को लेकर के तब तुलना कीजिए कि सबसे अच्छा विद्यार्थी कौन है। तो निश्चित रूप से हम देखेंगे कि भाई पढ़ाई के साथ साथ उसमें अनुशासन कितना है और खेल कूद में उसकी प्रतिभागिता कैसी होती है, या सीसीए की एक्टिविटी में वो कैसा परफॉर्मेंस करता है। तो जब इस आधार पर हम निकालेंगे तो हम पाएंगे कि वह विद्यार्थी सबसे बेहतर है जो कई मापदंड पर मिला करके अपना परफॉर्मेंस बेहतर करता है, न कि किसी एक मानक मापदंड, केवल एग्जामिनेशन के अंक। ठीक ठीक उसी तरह से देशों की भी तुलना आज की जाती है। सबसे पहले तो हम देशों की तुलना करने के लिए पहले अर्थशास्त्र में एक सबसे महत्वपूर्ण तरीका अपनाया जाता था आय, कि आमदनी जिस देश की ज़्यादा है वह देश सबसे विकसित देश है। लेकिन अब इसमें भी प्रश्न उठा, समस्या उठी
कि आमदनी किसी देश की ज़्यादा हो सकती है, कम हो सकती है, लेकिन अगर जनसंख्या अलग अलग उन देशों की है तो इसके आधार पर, आमदनी के आधार पर जो है विकसित देश कहना यह न्यायोचित नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि भारत एक देश है और एक देश श्रीलंका है, और अगर औसत आमदनी की तुलना की जाए तो हो सकता है कि श्रीलंका की औसत आमदनी भारत से ज़्यादा हो, क्योंकि वहाँ की जनसंख्या कम है। अब औसत आमदनी निकालते हैं कैसे? जो कुल उत्पादन या कुल आय जो राष्ट्र की होती है, अब ये कुल राष्ट्रीय आय क्या होती है इसको हम बाद में चर्चा करेंगे, बताएंगे। यानी कुल जो उत्पादन हुआ कृषि से, उद्योगों से और सेवा के क्षेत्रों से, यानी विभिन्न क्षेत्रों से, जिसका अध्ययन आप दूसरे अध्याय में करेंगे। इन क्षेत्रों से जो पूरी साल भर में आय प्राप्त हुई, इसको हम वहाँ उपलब्ध सारी जनसंख्या से भाग दे देते हैं, तो हमें प्रति व्यक्ति आय मिल जाती है। इस तरह से आप देखेंगे कि आपकी इस बुक में भी दिया गया है कि कुल आय डिवाइडेड बाई कुल पॉपुलेशन, टोटल इनकम डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन इज कॉल्ड पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। और इसी प्रति व्यक्ति आय के आधार पर विश्व बैंक की जो विकास रिपोर्ट की होती है उसके अनुसार यही तरीका अपनाया गया राष्ट्रों के बीच, देशों के बीच तुलना करके विकास का। वे देश जिनकी 2017 में प्रति व्यक्ति आय 12,056 अमेरिकी डॉलर थी या उससे अधिक थी, उन्हें समृद्ध देश कहा गया। और वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय 995, देखिए 12,056 अमेरिकी डॉलर पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय जिस देश की है वो समृद्ध है, और जिनकी 995 अमेरिकी डॉलर प्रति व्यक्ति आय प्रति वर्ष है, उससे कम है, वो निम्न आय वाले देश कहे गए हैं। और इसके बीच वाले मध्यम वर्ग के आय वाले देश कहे गए हैं। यानी आप कह सकते हैं मोटे तौर पे कि वे राष्ट्र जिनकी 12,056 अमेरिकी डॉलर प्रति व्यक्ति आय है वे विकसित राष्ट्र हैं, और जिनकी आय 995 अमेरिकी डॉलर प्रति व्यक्ति आय है वो अविकसित राष्ट्र हैं। और इसके बीच में जो मध्यम वर्ग के हैं राष्ट्र श्रेणी के, उनको विकासशील राष्ट्र कहेंगे। भारत की आमदनी 2017 में 1820 अमेरिकी डॉलर है प्रति व्यक्ति आय। तो इस कारण से भारत विकसित भी नहीं है और अविकसित भी नहीं है, बीच का है, मध्यम वर्ग यानी विकासशील देश है। तो इस तरह से प्रति व्यक्ति आय के माध्यम से आर्थिक विकास की स्थिति को मापा गया विश्व बैंक की विकास रिपोर्ट के द्वारा। अब आइए देखिए, औसत आय से अगर आप तुलना करें दो देशों की या दो राज्यों की, तो कई बार ये पर कैपिटा इनकम, औसत आय जो है वो औसत आय किसी राष्ट्र की ज़्यादा हो सकती है, लेकिन विकास की स्थिति उतनी अच्छी नहीं रहेगी। इसको जानने के लिए आप उदाहरण देखिए। इस उदाहरण में दिया गया है कि औसत आमदनी दो राष्ट्रों की, एक काल्पनिक उदाहरण दिया गया है जिसमें देखिए तालिका 1.2 में दो देशों की तुलना की गई है। मान लीजिए कि एक देश में 5 निवासी रहते हैं, दोनों देशों में 5-5 निवासी उदाहरण के तौर पे दिया गया है। देश क और देश ख। देश क में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो आप देखेंगे कि देश क में पहले आदमी की आमदनी 9,500 है, दूसरे की 10,500 है, तीसरे की भी 9,800 है, चौथे की 10,000 है, पांचवें की 10,200 है। और देश ख में देखिए ये 48 ये पहले व्यक्ति की 500 है, दूसरे की भी 500 है, तीसरे की भी 500 है और चौथे की भी
500 है, तो पाँचवें की 48,000 है। तो 500 500 500 500, चार आदमी उस देश के 500 रुपये कमा रहे हैं, लेकिन पांचवा व्यक्ति 48,000 रुपये कमा रहा है। तो कुल आमदनी कितनी हो गई? 48,500। 48,000 और दो, 50,000, 2,000 ये हो गया। तो 48,000 और 2,000 ये हो गया आपका 50,000। तो 50,000 आमदनी है, पांच व्यक्ति हैं, तो औसत कितना आया? 10,000। 10,000 औसत आया। और इसी तरह देश का भी आप निकालेंगे तो 9,500, 10,500, 9,800, 10,200, 10,000, इसकी भी औसत आप निकालेंगे तो आएगा 10,000। तो देखिए देश क की भी औसत आमदनी आई कितनी? 10,000। और देश ख की भी आमदनी आई 10,000। अब आप दोनों देशों की तुलना, ये चार्ट देख करके आपसे पूछा जाए कि आप किस देश में रहना पसंद करेंगे, आप शायद हम में से कुछ लोग देश ख में रहना पसंद करेंगे अगर हमें यह आश्वासन हो कि हम उस देश के पांचवें नागरिक होंगे। यानी देश ख में आप रहना तभी पसंद करेंगे जब आप पांचवें नंबर के नागरिक रहेंगे, 48,000। लेकिन अगर हमारी नागरिकता संख्या लॉटरी के द्वारा निश्चित होगी तो शायद इनमें से ज़्यादातर हम लोगों में से क्या कहेंगे कि हम लोग देश क में रहेंगे, क्योंकि देश क में भी अगर लॉटरी से आप पहले नागरिक बने या दूसरे नागरिक बने तो अमूमन आप देखेंगे कि जो औसत आमदनी 10,000 है उसी के आसपास इर्द गिर्द ही सभी नागरिकों की आमदनी है, चाहे वो नागरिक नंबर 1 है, चाहे नागरिक नंबर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। देश क में आप देखिए तो अमूमन औसत आमदनी सबकी 10,000 के आसपास ही है। तो इसलिए आप कहेंगे कि भाई लॉटरी के द्वारा है, हो सकता है तो कोई भी हम चाहे पाए, एक नंबर पर हो या 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, किसी नंबर पे हो, हमारी औसत आमदनी जो इस देश की 10,000 है उसी के आसपास रहेंगे। लेकिन देश ख में औसत आमदनी तो 10,000 है, लेकिन एक से लेकर के 4 तक की संख्या के नागरिक जो हैं वो 500-500 रुपये मात्र कमा रहे हैं। तो इस कारण से देश ख में आप रहना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे कि हो सकता है कहीं तीसरे नंबर वाला ना मैं रहूं। ये तो बड़े संजोग की बात होगी कि हम पांचवें नंबर के नागरिक बन जाएं। तो इस तरह से ये आप जो है स्थितियों को देखेंगे तो ये एक समस्या उत्पन्न हो सकती है औसत आय की। इस कारण से आप देश क में ही रहना पसंद करेंगे। अब आइए दूसरे चित्र को देखिए। इसमें गरीब विहीन, अमीर विहीन व्यक्तियों का देश ये है। आप ये कह सकते हैं कि गरीब विहीन और अमीर विहीन, न इसमें बहुत गरीब हैं न बहुत अमीर हैं। तो क्या है, हमने कुर्सियों को बनाया तथा उनका उपयोग करते हैं। तो अमूमन आपने देखा कि बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है, न यहाँ ज़्यादा गरीब है न ज़्यादा अमीर है। इस कारण से लगभग कुर्सियाँ जो बनी हैं उनका बहुत बेहतर नहीं लेकिन ठीक उपयोग कर रहे हैं लोग, ठीक ठाक उपयोग कर रहे हैं, किसी को बहुत परेशानी नहीं हो रही है। अब आइए दूसरे चित्र में देखिए। ये दाहिनी तरफ जो ये आपका दूसरा चित्र है, इसमें जो व्यक्ति कुर्सी पे बैठा है, 4 कुर्सियों पर एक व्यक्ति लेटा हुआ है। और गरीब तथा अमीर व्यक्तियों का देश, माने ये जो दिया हुआ है दूसरा कॉलम, उसमें जहाँ गरीबी और अमीरी के बीच बहुत अंतर होता है, यानी थोड़े से लोग अमीर होते हैं और बाकी ज़्यादा से ज़्यादा लोग गरीब होते हैं, ऐसे देश को देखिए। देखिए एक आदमी 4 कुर्सी पे बैठा है और 4 आदमी 2 कुर्सी पे बैठे हुए हैं। देखिए एक आदमी 4 कुर्सियों का उपयोग कर रहा है, यानी उस देश के संसाधनों का एक आदमी 4 आदमियों के बराबर एक संसाधन का उपयोग कर रहा है, और 4 आदमी मिलकर के मात्र उनके हिस्से 2 आदमियों को जितना मिलना चाहिए उतना उपयोग कर रहा है। देखिए उसने क्या, हमने कुर्सियों का बनाया तथा हम उसने ले लिया, जैसे कि अमूमन होता है। यानी उत्पादन का ज़्यादा से ज़्यादा भाग एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के पास और थोड़ा सा भाग
ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों के पास। इस चित्र को देख करके आओ इन पे विचार करें। 3 उदाहरण दीजिए जहां स्थितियों की तुलना के लिए औसत का प्रयोग किया जाता है। ये आपको अ, उदाहरण देना है कि 3 इस उदाहरण दीजिए जहां स्थितियों की तुलना के लिए औसत का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने देखा कि आपकी कक्षाओं में भी कई बार जो तुलना करने के लिए कि कौन विद्यार्थी पढ़ने में तेज है, तो उसकी तुलना उसके औसत मार्क्स आपने देखा होगा कितने परसेंट पाए हुए हैं नंबर आप बोर्ड परीक्षा में, और आप भी बताते हैं कि मैं इतने प्रतिशत हाई स्कूल या 10th की परीक्षा को, या इतने प्रतिशत अंकों के साथ 12th की परीक्षा को या 8वीं की परीक्षा को, अमूमन आपके माता पिता भी कहते हैं कि इतने परसेंटेज प्राप्त हुआ। 2 उदाहरण और आपको तैयार करने हैं, ये आपका असाइनमेंट है। और फिर है, आप क्यों सोचते हैं कि औसत आय विकास को समझने का एक महत्वपूर्ण मापदंड है, व्याख्या कीजिए। औसत आय एक महत्वपूर्ण मापदंड इसलिए है क्योंकि आय के माध्यम से ही आप अपने जीवन की बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति, सुविधाओं की पूर्ति, वस्तुओं की पूर्ति, सेवाओं की पूर्ति जो जीवन में होती है, वो आमदनी आय के आधार पर ही करते हैं, क्योंकि आय के माध्यम से ही आप बहुत सारी चीज़ों को बाजार से प्राप्त करते हैं। इसलिए औसत आमदनी एक महत्वपूर्ण साधन है आपकी या किसी देश की विकास की स्थिति को समझने के लिए। आइए, प्रति व्यक्ति आय के माप के अतिरिक्त आय के कौन कौन से अन्य लक्षण हैं जो 2 या 2 से अधिक देशों की तुलना के लिए महत्व रखते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रति व्यक्ति आय के अतिरिक्त किसी भी गांव या किसी भी परिवार की विकास की स्थिति को जानने के लिए आय के अतिरिक्त और कौन सी बातें हैं जो उस परिवार के या उस गांव के विकास को मापने के लिए बेहतर हो सकती हैं, तो आप कहेंगे भाई देखिए, आय के साथ साथ अगर किसी परिवार में केवल आय है, अब बहुत ज़्यादा लोग बीमार हैं, पढ़ने स्कूल नहीं जाते हैं उस घर के बच्चे, तो वो बहुत विकसित परिवार नहीं कहलाएगा। इसलिए संपूर्ण रूप से विकास की समझ को, किसी परिवार व्यक्ति की विकास की समझ को समझने के लिए आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें आय के अतिरिक्त आपको देखनी पड़ेंगी कि उस परिवार की शिक्षा दीक्षा का स्तर कैसा है और उस परिवार के लोगों का स्वास्थ्य कैसा है। इसलिए ठीक वही चीज़ 2 या 2 से अधिक देशों की तुलना करने के लिए प्रति व्यक्ति आय के अतिरिक्त वहाँ के लोगों की साक्षरता का दर क्या है, पढ़ने लिखने का स्तर क्या है, साथ साथ वहाँ के लोगों का स्वास्थ्य कितना बेहतर है, ये मापदंड आय के अतिरिक्त आवश्यक हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि कई बार लोग कहते थे, अरे इटली और अमेरिका जैसी स्वास्थ्य सुविधाएं, विकसित देश की इतनी अच्छी स्वास्थ्य सुविधा है, वहाँ इतने लोग मरे, तो भारत में अगर कोरोना का विस्तार होगा तो कितने लोग उनकी जान जाएगी, हम लोग तो उनसे बहुत पीछे हैं। इसलिए विकास को जानने के लिए आय के अतिरिक्त स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था का भी महत्वपूर्ण स्थान है। मान लीजिए कि रिकॉर्ड ये दिखाते हैं कि किसी देश की आय समय के साथ बढ़ती जा रही है। क्या इसमें हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि अर्थव्यवस्था के सभी भाग बेहतर हो गए हैं? अपना उत्तर उदाहरण सहित दीजिए। मान लीजिए कि रिकॉर्ड ये दर्शाते हैं, दिखाते हैं कि किसी देश की आय समय के साथ बढ़ती जा रही है। क्या इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि अर्थव्यवस्था के सभी भाग बेहतर हो गए हैं? अपना उत्तर उदाहरण सहित दीजिए। आय अगर किसी माने समय के साथ साथ अगर किसी देश की बढ़ती जा रही है, तो आप इस निष्कर्ष पर हम ये नहीं पहुंच सकते कि अर्थव्यवस्था के सभी भाग बेहतर परफॉर्मेंस दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि महंगाई उस अर्थव्यवस्था में तेज़ी से बढ़ी हो, तो आमदनी बढ़ने के साथ साथ अगर महंगाई उस देश की भी बढ़ने लगी होगी, तो आय बढ़ने से वास्तविक महंगाई बढ़ने से दोनों से वास्तविक आय में वृद्धि नहीं होती। इसलिए
यह कहना ये कहना कि आय में वृद्धि से ही बढ़ती जा रही है किसी देश का विकास हो रहा है, यह सर्वथा उचित और तर्कसंगत और न्यायोचित नहीं है, अगर उस देश में, उस अर्थव्यवस्था में महंगाई की दर भी तेज़ी से बढ़ रही है। साथ साथ अगर कुपोषण के लोग शिकार हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं हैं, तो वह देश आय बढ़ने के साथ साथ अगर इन चीज़ों को भी विकसित नहीं कर रहा है, लोगों की स्वास्थ्य ठीक नहीं है, प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, बीमारियां लोगों को बहुत ज़्यादा हो रही हैं, और शिक्षा की सुविधाएं उतनी अच्छी उपलब्ध नहीं हैं, लोगों के पठन पाठन का स्तर, पढ़ाई लिखाई का स्तर बहुत अच्छा नहीं है, तो वो देश आय बढ़ने के बावजूद भी विकास की स्थिति में नहीं माना जा सकता है। इसलिए केवल आय के माध्यम से ही विकास को मापना न्याय संगत नहीं है। विश्व विकास रिपोर्ट 2012 के अनुसार निम्न आय वाले देशों की प्रति व्यक्ति आय ज्ञात कीजिए। अब आप इसके लिए ये असाइनमेंट आपको दिया गया है, आप नेट के माध्यम से सर्च करें और ऐसे 10 देशों की लिस्ट तैयार करें जो प्रति व्यक्ति आय के आधार पर निम्न आय वाले देश कहलाते हैं। ये असाइनमेंट आपको दिया गया है। तो इस तरह से कुल 3 असाइनमेंट हो गए हैं। 3 उदाहरण, जिसमें एक उदाहरण मैंने बताया आपको, इसमें पहला कि 3 उदाहरण दीजिए जहां स्थितियों की तुलना करने के लिए औसत का प्रयोग किया जाता है। एक असाइनमेंट आपको ये करना है। चौथा है विश्व विकास रिपोर्ट के आधार पर 2012 में निम्न आय वाले देशों की प्रति व्यक्ति आय, इसमें 10 देशों को चयन करिए जिनको प्रति व्यक्ति आय के आधार पर आप निम्न देश कह सकते हैं। और एक असाइनमेंट है, गृह कार्य की एक अनुच्छेद लिखिए कि भारत को एक विकसित देश बनने के लिए क्या करना या प्राप्त करना चाहिए। अर्थात भारत को यदि आप एक विकसित राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं तो आपके विचार से क्या क्या करना आवश्यक है। ये असाइनमेंट आपको दिया गया है। और अब नेक्स्ट आपको अगली बार हम इस चैप्टर को आय और अन्य मापदंड, जिसमें अभी तक हमने देशों की बात की, अब आपको बताएंगे कि राज्यों के माध्यम से राज्यों के बीच किन किन मापदंड के माध्यम से हम विकास को प्राप्त कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप ये चैप्टर बढ़िया से इसको तैयार करके आज के दिए हुए असाइनमेंट को पूरा करेंगे।